हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आपको शायद पता होगा लीगल रीजनिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीगल रीजनिंग की वजह से ही फेल होते हैं। उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं बिकॉज ऑफ लीगल रीजनिंग। एंड लास्ट ईयर क्लैट ने आउट ऑफ 5 पैसेजेस 4 पैसेजेस जो पूछे थे वो थे करंट लीगल अफेयर्स के पैसेज। तो आपको बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी आपको करंट लीगल अफेयर्स आ सकता है। अब करंट लीगल अफेयर्स में मल्टीपल तरीके की चीजें आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मैं 2 वीडियोस में आपको पूरा का पूरा 2024 का करंट लीगल अफेयर्स कंप्लीट कर दूंगा। और ये वाली जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी, लेकिन इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एडीआर को। शायद आपको पता होगा इंडिया में 2 प्रोसेसेस फॉलो होती हैं। वन इज कोर्ट्स। कोर्ट्स में जो होता है वो एक बेसिक जो आप पढ़ रहे हो या आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि कोर्ट प्रोसेस कैसे वर्क करता है, कैसे उससे सोल्यूशन निकल के आता है और सारी चीजें कैसी होती हैं। लेकिन कोर्ट प्रोसेस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोर्ट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। और कोर्ट में मल्टीपल टाइम्स आपने सुना होगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है मैटर, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, और बीच में और भी बहुत सारे लेयर के कोर्ट्स होते हैं। और वो हर कोर्ट पे 10 साल 12 साल इस तरह से लग जाते हैं। बहुत मेजर डिस्प्यूट्स, और छोटे डिस्प्यूट होते हैं तो 2.5 3 साल। तो जस्टिस मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस है, अब कोई बिजनेस इन्वेस्ट नहीं कर सकता 4 5 साल एक छोटे से डिस्प्यूट के लिए। तो उनको एक फास्टर सोल्यूशन चाहिए होता है, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स को एक फास्टर सोल्यूशन चाहिए होता है। तो उसके लिए इंडिया ने कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसेसेस को निकाला है। इन प्रोसेसेस को हम लोग क्यूमुलेटिवली कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। शायद आपको यहाँ पे तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हम डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव तरीकों को यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर टोटल 5 मेथड्स आती हैं। ये पांचों मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि इनमें से कोई भी मेथड आपको पूछी जा सकती है आपके लेटेस्ट क्लैट एग्जाम में। हम लोग एक एक करके मेथड्स को डिस्कस करते हैं। मैं पांचों मेथड्स आपको एक साथ नहीं बता रहा हूँ, आप शायद टाइमलाइन पे देख सकते हैं, अलग अलग मेथड्स अलग अलग टाइम पे हैं। अगर आपको कोई मेथड ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो वहां तक आगे बढ़ा के देख सकते हो, अदरवाइज आप यहां से भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है इसको हम लोग कहते हैं कंसिलिएशन। तो फर्स्ट मेथड जो है इज कंसिलिएशन। कंसिलिएशन होता क्या है, इसको करते कैसे हैं? बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अब मान लो, इमेजिन करो ए और बी 2 पर्सन हैं जिनके बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट है। अब ये जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट यानी कि प्रॉब्लम है या मैटर है, इस डिस्प्यूट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम एक कंक्लूजन निकाल के दे देंगे जिस कंक्लूजन से ये दोनों पार्टीज खुश हो जाएं। यानी कि ए के इंटरेस्ट में भी बात रहे और बी के इंटरेस्ट में भी बात रहे। दोनों में से एक भी पार्टी को हमने दुखी नहीं किया, हमने उस चीज का सोल्यूशन निकाल दिया। अब मैं बताता हूं एग्जाम्पल से ये चीज होगी कैसे। अब मान लो एक पर्सन है यश और एक पर्सन है उसका दोस्त डुग्गू। अब यश जो है लैंडलॉर्ड है इस सिचुएशन में, और डुग्गू जो है टेनेंट है। अब डुग्गू 4 महीने से रेंट नहीं दे पा रहा था क्योंकि डुग्गू की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी खराब थी। अब लैंडलॉर्ड जो रेंट लेता था वो था 10,000 रुपए। अब ये 4 महीने से नहीं दे पा रहा है, विच मीन्स 40,000 रुपए हो गए जो टोटल अमाउंट हुआ। अब यहाँ पे ये नहीं दे पा रहा है पैसे। अब हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बात को और कोर्ट लेके जाएंगे, सिर्फ 40,000 रुपए की बात को लेके जाएंगे कोर्ट, तो दोनों पार्टीज को अपने अपने वकीलों को हायर करना पड़ेगा। कोर्ट की प्रोसेस स्लो होगी, हो सकता है 2 साल बाद जजमेंट आए, तब तक के लिए मेरा और डिले भी होगा रेंट का। प्लस डुग्गू को भी प्रॉब्लम होगी बहुत सारी, डुग्गू को हो सकता है कहीं मूव करना हो, कहीं बाहर जाना हो, वो सारी चीजें नहीं कर सकता है। तो हमने सोचा हम एक फास्टर प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि हम एक कंसिलिएटर नाम के पर्सन को हायर कर लेते हैं। POR, कंसिलिएटर नाम के एक पर्सन को हायर कर लेते हैं। कंसिलिएटर सेम रोल प्ले करेगा एज अ जज। अब ये कंसिलिएटर कोई भी पर्सन हो सकता है। मान लो कंसिलिएटर का यहाँ पे नाम है चिया, तो हमने एक चिया नाम की कंसिलिएटर को हायर कर लिया। अब ये कंसिलिएटर जो है, सबसे पहला पॉइंट कंसिलिएटर के लिए, ये इम्पार्शियल होनी चाहिए। इम्पार्शियल का मतलब होता है कि ये ना मुझसे रिलेटेड हो ना डुग्गू से रिलेटेड हो, हम दोनों को एक नजरों से देखती हो, हम दोनों में से किसी के साथ भी उसका कोई भी तरीके का रिलेशनशिप ना हो, फ्रेंडशिप ना हो। अगर ये सारी चीजें होंगी तो वो इम्पार्शियल नहीं हो सकती है। तो इसको इम्पार्शियल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके पास हम लोग आएंगे तो इसको हमारी बात को सुन के हमको कंक्लूजन निकाल के देना है। हमको एक ऐसी चीज निकाल के देनी है जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाएं, दोनों पार्टी खुश हो जाएं। अब इसने बताया कि 4 महीने की जो रेंट की प्रॉब्लम है 40,000 रुपीज की, और डुग्गू की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज का कंक्लूजन दिया हम लोग को कि क्यों ना ऐसा करें कि डुग्गू को हम 3 EMIs का ऑप्शन दे दें रेंट पे करने के लिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यश क्यों सेटिस्फाई होगा?
क्योंकि उसके 40,000 रुपए उसको मिल जाएंगे। डुग्गू क्यों क्यों सेटिस्फैक्शन मिलेगी? क्योंकि डुग्गू को टाइम मिल गया, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आज अच्छी नहीं है, लेकिन उसने सर्विस को तो यूज किया है ना, उसने घर को यूज किया है, उस चीज का रेंट भी दे देगा, टाइम भी मिल गया, ईएमआई का ऑप्शन भी आ गया। तो अब यहाँ पे दोनों पार्टीज को सेटिस्फैक्शन है कि उन्हें एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ ले आए हैं हम, जहां पे एक का भी नुकसान नहीं हो रहा है और दोनों हैप्पीली जा सकते हैं इस डिस्कशन के बाद। तो ये कंसिलिएटर करेगा क्या? ये हम लोग से बातचीत करके, यानी कि कॉन्वर्सेशन करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। इस कंसिलिएटर का बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि मैं एविडेंसेस को देखूं या मैं अलग अलग तरीके की बातें सुनूं। इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे पास, तुम सिर्फ अपने डिस्प्यूट को लेके आओ, हम लोग तीनों बैठेंगे, बातचीत करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पे तीनों पार्टीज की, यानी कि दोनों जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं प्लस कंसिलिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखने की। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि इस मीटिंग के बाहर कुछ भी नहीं लेके जाएगा कंसिलिएटर भी, क्योंकि कंसिलिएटर किसी और को जाके बता सकता है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है बाय लॉ, बाय इंडियन लॉज, कि वो किसी को भी बाहर जाके इस चीज के बारे में नहीं बता सकता है। अब आपको मैं एक दो पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं जो थोड़े से। कंसिलिएशन के डिस्प्यूट में आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हम कंसिलिएशन करेंगे। सॉरी, एक दो स्पेशल चीजें अब मैं बता देता हूं कंसिलिएशन से रिलेटेड। आप किसी भी मैटर में, मैटर के होने के पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप कंसिलिएटर के पास जाओगे और कंसिलिएशन करोगे। पहले आपका डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट मींस मैटर होगा, यानी कि प्रॉब्लम होगी। उसके बाद दोनों पार्टीज प्लान कर सकती हैं कि हम लोग जाएंगे कंसिलिएटर के पास और थ्रू कंसिलिएशन इस मैटर को सॉल्व करेंगे। ये चीज आप बाद में कर सकते हो, इस चीज को आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये चीज प्री डिसाइडेड होना पॉसिबल नहीं है, इसको आप लीगल तरीके से प्री डिसाइडेड नहीं रख सकते। आपको इस बात को याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्टली मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दे रहा हूं जो चीज हुई थी इंडिया में, जो आपको शायद पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अयोध्या लैंड डिस्प्यूट। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट के वक्त पे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दोनों पार्टीज को बोला था कि आप लोग कंसिलिएशन करो और इस चीज का सोल्यूशन निकालो। अब इसमें पार्टीज कौन कौन सी थी? पार्टी एक, पार्टी वन थी हिंदू पार्टी, पार्टी टू थी मुस्लिम्स, जो लोग यहाँ पे मॉस्क की डिमांड कर रहे थे और ये लोग यहाँ पे मंदिर की डिमांड कर रहे थे। अब इन दोनों के बीच में क्योंकि कंसिलिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए इस चीज को विड्रॉ कर लिया गया और अब यहां से नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो यानी कि अगर आपका कंसिलिएशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, आप एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हो जिसमें दोनों पार्टीज खुश हैं, तो उस पॉइंट पे ये चीज कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी और आपका मैटर आ जाएगा वापस से कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो फॉलो होगी। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है जो हम लोग लेमन टर्म्स में समझते हैं, वही यहाँ पे भी ये लोग मेंशन करना चाहते हैं एडीआर प्रोसेस में। नेगोशिएशन का मतलब होता है दोनों पार्टीज जिनके बीच में प्रॉब्लम है, ए एंड बी, ये दोनों आपस में बात करें और अपनी प्रॉब्लम का समाधान निकालें। लेकिन जब ये दोनों पार्टीज टेबल पे आके बैठ रही हैं बातचीत करने के लिए, उस पॉइंट पे अपने दिमाग में किसी भी चीज को लेके ना बैठे रहें, वो इस ऑब्जेक्टिव से आए, इस इंटेंट से आए कि हमको सल्यूशन को ढूंढना है, हमको न्यू प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए हमारे बातचीत करने से। इस चीज को कहा जाता है सिंपल शब्दों में नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में देखो बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं है, आगे जो एक दो टॉपिक्स आएंगे उनमें बहुत ज्यादा बताने के लिए है, लेकिन मैं स्टिल एक दो बेसिक एग्जांपल दे दे रहा हूं। मान लो फिर से यश है, यश इस बार गया कार खरीदने। अब कार खरीदने में वहां पे जो उसको पर्सन मिला वो मिला डुग्गू। अब यश का कार का कुछ एक पर्टिकुलर रेट था, मान लो सर्विसिंग कराने गए था। डुग्गू ने बताया कि सर्विसिंग की जो कॉस्ट लगेगी वो है 10,000। यश का बोलना था कि नहीं, मैं 10,000 में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी कार की सर्विसिंग करके दो मेरे को 8,000 में। यही बेसिक जो बार्गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है वही नेगोशिएशन में फॉलो होता है। बस आपको एक बात को याद रखना है कि आपका कोई ना कोई लीगल डिस्प्यूट होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले तो लीगल डिस्प्यूट अराइज होगा, लीगल डिस्प्यूट के बाद आपको कोर्ट या फिर आप खुद सेल्फ में से कोई भी आइदर ऑफ द पार्टीज डिमांड कर सकती है कि हमको जाना चाहिए नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन में बैठेगा कौन कौन? नो न्यूट्रल पार्टी। अनलाइक फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रल पार्टी का मतलब है कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी, विच मीन्स कि दोनों पार्टीज जो हैं, जो डिस्प्यूट में हैं, वही दोनों पार्टीज में बातचीत होगी और सोल्यूशन को निकाला जाएगा। फिर से मैं एक रियल एग्जांपल दे देता हूं, शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी रियल एग्जांपल को सुनने से। इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, ये तो हमें पता ही है। इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस डिस्प्यूट था जो कि रिलेटेड था
इंडस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कि किस देश को कितना पानी मिलना चाहिए, इस चीज को लेकर डिस्प्यूट था। अब यहाँ पे ये डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पा रहा था किसी भी तरीके से। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि किसी भी कंट्री का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन पाए, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल मैटर हो चुका है, दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरवीन किया वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक ने इनको बोला कि आप दोनों पार्टीज को, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को आके नेगोशिएशन करना चाहिए विद द इंटेंशन कि हम इस चीज का सोल्यूशन निकाल पाए, हमको लड़ाई झगड़ा करने से कोई भी फायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए इंडिया बैठा एंड पाकिस्तान बैठा, और इस चीज का इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको साइन किया गया है, एक सेकेंड, TREATY, इसको साइन किया गया है 1960 में। इसमें इंडिया ने 3 रिवर्स ले ली, पाकिस्तान ने 3 रिवर्स ले ली। जैसे कि इंडिया ने जो 3 रिवर्स ली उसका नाम है रावी, बियास और सतलुज। पाकिस्तान ने फर्स्ट रिवर ली इंडस, सेकेंड ली झेलम, और थर्ड ली है उन्होंने चेनाब। ये इस तरह से हमने रिवर की डिवीजन कर ली, रिवर के पानी की डिवीजन कर ली। इस डिवीजन से आपको शायद समझ आ रहा होगा, दोनों कंट्रीज ने 3 3 रिवर्स ले ली, हम एक न्यूट्रल पॉइंट पे आके खड़े हो गए, दोनों पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट था वो एक तरह से सॉल्व हो गया। अब यहाँ का लास्ट जो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों पार्टीज को विक्ट्री फील होनी चाहिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट है। दोनों पार्टीज को विक्ट्री फील होनी चाहिए, और अदरवाइज अगर हम इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो फिर से जो नॉर्मल प्रोसेस है उस प्रोसेस पे हम रिटर्न बैक कर जाएंगे। प्रोसेस नंबर 3 इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मोस्टली ऐसा होता है, एक ADR प्रोसेस है जिसको बिजनेसेस यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू कॉमन पीपल। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स में आपको बताता हूं कि किस तरह से वर्क करेगा, शायद आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा। अब आप इमेजिन करके देख लो, एक कंपनी 1 है और एक कंपनी 2 है। अब इन दोनों कंपनीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है। तो अब कंपनीज के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो आपको शायद ये बात पता होगी कि अगर रिलायंस में और टाटा में डिस्प्यूट हो जाएगा तो डिस्प्यूट नेवर एंडिंग हो जाएगा, क्योंकि रिलायंस और टाटा के पास इतना ज्यादा कैपिटल है, इतना ज्यादा पैसा है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए केस को फाइट कर सकते हैं और उस चीज का सोल्यूशन नहीं आएगा। अल्टीमेटली कुछ वक्त बाद दोनों पार्टीज को रियलाइज होगा कि नुकसान उन दोनों का ही हो रहा है, पैसा सिर्फ वकील का बन रहा है। तो इसलिए यहां पे क्या किया जाता है, एक नए प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, जहां पे पॉइंट नंबर 2, हम एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है एक प्राइवेट सॉर्ट ऑफ अ जज। तो हमने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जिसका ऑब्जेक्टिव होगा इन दोनों की बातों को सुन के एक सल्यूशन प्रोवाइड करना, जिस सल्यूशन को हम लोग कहते हैं अवॉर्ड। दो कंपनीज में डिस्प्यूट था, दोनों कंपनीज ने मिलकर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया। तो अब आर्बिट्रेटर को आप अपॉइंट कब कर सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट, आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कब कर सकते हो। तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने की जो फर्स्ट टाइम होता है कि आपका डिस्प्यूट हो चुका है, यानी कि आप डिस्प्यूट की स्टेट में हो, दो लोगों में लड़ाई हो चुकी है। अब उन्होंने सोचा कि हमको कोर्ट जाने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, कोर्ट जाने का एक जो बहुत बड़ा डीमेरिट है कि वहां पे टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा और पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा। उससे ज्यादा बेहतर तरीका है कि क्यों ना हम एक क्विकर प्रोसेस की तरफ जाएं। तो क्विकर प्रोसेस की तरफ ये लोग गए, तो अब डिस्प्यूट हो चुका है। कंडीशन नंबर 2, ये लोग प्री डिस्प्यूट स्टेट में भी जा सकते हैं। प्री डिस्प्यूट स्टेट में जो आपका अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन है, उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि अगर फ्यूचर में हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। मैं बताता हूं कैसे होगा, शायद आपको ये ऊपर वाले पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। डिस्प्यूट हुआ, ये तो समझना बहुत ज्यादा आसान है। ये वाली कंडीशन इस तरह से है, मान लो यश ने और डुग्गू ने साथ में सोचा कि हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या किसी बिजनेस को रन करते हैं। अब ये जो बिजनेस था, इसमें यश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एप्पल सेंड करना टू डुग्गू, और डुग्गू जो था वो उसको इसके अगेंस्ट में कुछ पैसे देता था जो कि हमेशा एवर चेंजिंग होते थे, क्योंकि डुग्गू इस चीज को मार्केट में बेच देता था। अब यश को लगा कि यार ये तो बहुत ही अनफेयर डील है, क्योंकि डुग्गू से मेरे को सही अमाउंट ऑफ पैसा नहीं आ रहा है। तो अब यश क्या कर सकता है, प्रोसेस 1, कोर्ट जा सकता है। कोर्ट का प्रोसेस इतना लेंदियर होगा, इतना टाइम वेस्ट होगा कि कोर्ट जाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो मेरे बिजनेस को हर्ट करेगा बहुत ज्यादा। हो सकता है कोर्ट स्टे ऑर्डर दे दे, किसी भी तरह का ऑर्डर दे दे, डुग्गू भी बहुत सारे प्रयास करने लगेगा वहां पे जो अच्छे नहीं होंगे मेरे लिए। तो हमने सोचा कि हम ADR के प्रोसेस को फॉलो करते हैं और हम लोग चले गए आर्बिट्रेशन में। तो अब हमारा डिस्प्यूट हो चुका है, अब हम एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं और काम को शुरू कर सकते हैं, जो कि हमारा एक प्राइवेट जज हो गया।
लेकिन हम लोग ने क्या किया, जब हमने अपने इस अग्रीमेंट को बनाया उस वक्त पे ही हमने इस चीज को लिख दिया कि अगर हमारे एप्पल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उस पॉइंट पे हम एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर को ही रेफर करेंगे, यानी कि आर्बिट्रेटर CHIA, चिया। हम आर्बिट्रेटर चिया को ही रेफर करेंगे, हम और किसी आर्बिट्रेटर के पास नहीं जाएंगे। तो दिस इज 100% लीगल। आप इस चीज को 100% साइन कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसी पर्सन के पास जाऊंगा। लेकिन ये गवर्नमेंट वेरीफाइड आर्बिट्रेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी रैंडम पर्सन के पास जाके आर्बिट्रेशन करा लोगे, क्योंकि इसको आपने जज का स्टेटस दे दिया है। मैंने बोला ना, प्राइवेट जज है ये। तो ये जज की स्टेटस जैसा पर्सन होना चाहिए, तो इसके पास आप जा सकते हो। मोस्टली ये एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, इस तरह के पर्सन होते हैं, या रिटायर्ड जजेस होते हैं जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं। तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं और हम इसको ड्यूरिंग द डिस्प्यूट भी ला सकते हैं इस चीज को। अब मान लो एक कंडीशन है कि हमने लिख दिया कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, यानी कि यश और डुग्गू में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे वो लोग। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो किस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, उसका नाम मेंशन नहीं है। आर्बिट्रेटर का नाम मेंशन नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो पर्सन, जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब जो पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर केस करना चाहता है, उसको कहा जाता है क्लेमेंट। जिसके ऊपर केस किया जाता है इसमें, उसको कहा जाता है रेस्पोंडेंट। तो अब जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट के पास राइट होगा कि ये किसी भी पर्सन को बोल सकता है एज आर्बिट्रेटर। अभी जो आर्बिट्रेटर होना चाहिए, हमेशा जितनी भी कंडीशंस हैं, हमेशा एक इम्पार्शियल पर्सन होना चाहिए। इम्पार्शियल शायद आप लोग ऊपर समझ गए होंगे कौन पर्सन होता है, जो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो टू बोथ द पार्टीज। लेकिन ये जो रेस्पोंडेंट है, डुग्गू है, इसको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये वाला आर्बिट्रेटर। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ये करप्ट हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, सही डिसीजन नहीं देगा, ये डुग्गू के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे डुग्गू क्या कर सकता है, डुग्गू जा सकता है टू कोर्ट। कोर्ट में स्पेसिफिकली बताया गया है कि हाई कोर्ट जा सकता है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हम दोनों के लिए एक इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने की। तो यहाँ पे हाई कोर्ट अब हमारे लिए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। अगर हम दोनों अपने आर्बिट्रेटर्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं अच्छे से, तो या हम दोनों में से कोई डिसअग्री कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर। अब जो पर्सन यहाँ पे क्लेमेंट होता है, आपको एक लास्ट वर्ड याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में अपियर होगा तो आपको शायद काम आ सकता है। आर्बिट्रे जो क्लेमेंट केस फाइल करता है टू आर्बिट्रेटर, उसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मैंने किसके ऊपर डाल दिया, रेस्पोंडेंट के ऊपर। अब रेस्पोंडेंट जो इसका रिप्लाई देगा, ये इसका रिप्लाई है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो आपको दोनों शब्दों को याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको पहले से पता होगा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये दोनों चीजें। इस तरह से ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करेगा। अब एक और चीज है कि जो भी अवार्ड आएगा, अवार्ड का मतलब है यहाँ पे जजमेंट। जो भी चीज आर्बिट्रेटर ने बोला, सारे मुद्दे को सुनने के बाद, सारे विटनेसेस एविडेंसेस को देखने के बाद, तो जो भी अवार्ड आया, अब मान लो जो दोनों कंपनीज थी वो डोमेस्टिक थी। डोमेस्टिक का मतलब है दोनों इंडियन कंपनीज थी जिनके बीच में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन यश और डुग्गू के बीच में डिस्प्यूट था, दोनों डोमेस्टिक हैं, यानी कि दोनों इंडिया में रह रहे हैं। अब इनका जो डिस्प्यूट था उससे डुग्गू बिल्कुल भी खुश नहीं है जो अवार्ड आया है। अब अवार्ड से अगर डुग्गू खुश नहीं है तो अब इसके चैलेंज किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप इस बात को चैलेंज कर सकते हो। अब मान लो ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कैसे हो सकता है, मान लो यश जो था वो यूएसए रहता था और डुग्गू जो था वो इंडिया रहता था, आर्बिट्रेशन किया। अब इस आर्बिट्रेशन को आप चैलेंज कर सकते हो इन हाई कोर्ट, अगर इनमें से कोई भी पार्टी नाखुश है इस अवार्ड से, तो अवार्ड को आप फर्दर चैलेंज कर सकते हो। अनलाइक लोक अदालत, लोक अदालत के डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। इस चीज को चैलेंज करने के पावर को याद रखना, इसको लिखा गया है अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना सेक्शन 34। एक फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन में ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के बारे में भी बताया जा सकता है। ऑनलाइन आर्बिट्रेशन में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। फोर्थ प्रोसेस इज मीडिएशन। मीडिएशन भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें नंबर वन, प्रोफेशनल्स को, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनल मीडिएटर्स कहते हैं, और कुछ एडवोकेट्स के पास राइट होता है, लाइसेंस होता है इस चीज का कि वो मीडिएट कर सकते हैं बिटवीन द पार्टीज।
बेसिक सा वर्ड है मीडिएट। मीडिएट करने का मतलब क्या होता है, अगर आप ये समझ गए तो आपको पूरा मीडिएशन समझ आ जाएगा। इसमें एक पर्सन होगा, उसको कहा जाता है मीडिएटर। मीडिएटर सेंटर में बैठेगा। अब मीडिएटर के सामने आ जाएंगी दोनों की दोनों पार्टीज। अब मान लो पार्टीज यश है और डुग्गू है। मीडिएटर बैठा हुआ है, ये दोनों पार्टीज आके अपने क्लेम को रखेंगी इन इनफॉर्मल मैनर। इनफॉर्मल मैनर का मतलब होता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको एविडेंसेस लाने हैं, प्रोसेसर्स को फॉलो करना है, कोर्ट के प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगी। आपको नॉर्मली आके अपनी बातचीत को बताना है, वहां पे बातचीत होगी, मीडिएटर सुनेगा आपकी बात को, और मीडिएटर इस पूरी चीज का आपको एक सोल्यूशन निकाल के दे देगा कि बेस्ट वर्किंग सोल्यूशन आपके लिए क्या हो सकता है। अब मान लो यश है, तो यश था और यश की वाइफ है, इसका नाम है अनारकली। तो यश और अनारकली बहुत खुशी से रह रहे थे। यश और अनारकली का एक बहुत अच्छा सा बच्चा भी था जिसका नाम था अनार। तो अब ये लोग का बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन अच्छा जीवन चलते चलते बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो यश और अनारकली के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो गए। अब इन दोनों ने सोचा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग अपनी शादी से ब्रेक ले लें, विच मीन्स डाइवोर्स ले लें। अब यहाँ पे जब इन्होंने डाइवोर्स लेने का प्लान कर लिया, तो इस पॉइंट पे कोर्ट सीधे जाके ये नहीं करता है कि कोर्ट ये बोल देगा कि आप भाई डाइवोर्स कर लो, अलग अलग हो जाओ और एकदम खत्म कर लो अपने रिलेशनशिप को। कोर्ट यहाँ पे हमको रेफर कर देगा कि तुम लोग मीडिएशन में जाओ। मीडिएशन में जाके आप पहली चीज तो ये ट्राई कर सकते हो कि आपकी शादी फिर से मेंड हो सकती है कि नहीं, यानी कि आपकी शादी फिर से सुधर सकती है कि नहीं, तुम और अनारकली एक साथ एक छत के नीचे आके रह पाओगे कि नहीं फिर से। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व कर दिया जाता है। सॉल्व करने के तीन चार बेनिफिट्स हैं, एक घर बच जाएगा, एक बच्चे का जो छत थी वो रह जाएगी, माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, उस पॉइंट पे कोर्ट वापस भेज दिया जाता है अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो मोस्टली इंडिया में फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है कि हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको इस तरह से सॉल्व कर लें। फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पूरी चीज को कॉन्फिडेंशियल रखने की। अगर ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी जिस पार्टी की तरफ से, उसके ऊपर फाइन आता है बहुत हैवी। एंड अगेन मीडिएशन में आने के लिए दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए या फिर कोर्ट को रेफर करना चाहिए टू मीडिएटर। यही बेसिक प्रोसेस है। लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट इज कोलैबोरेटिव अप्रोच। आपने इस तरह की चीज शायद कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टाइप का सिस्टम है जिससे हम डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। कोलैबोरेटिव का शायद आपको मीनिंग पता होगा। कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ में आना और चीजों को करना। अब यहाँ पे बोल रहा है कोलैबोरेटिव लॉ। कोलैबोरेटिव लॉ का मतलब है आप चीजों को साथ में लाए और चीजों को आप सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो यश एंड डुग्गू, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट है। अब ये जो डिस्प्यूट है इसके लिए इन्होंने अपने अपने लॉयर्स को हायर किया। इसने अपने लॉयर को हायर किया, इसने भी अपने लॉयर को हायर किया। यश ज्यादा अमीर था, इसने अपने लॉयर्स को हायर कर लिया। अब क्या होगा, इनके जो लॉयर्स हैं और जो दोनों पार्टीज हैं, ये चारों मिलके एक टीम बनाएंगे। और इन लोग की जो टीम है वो इस पूरे डिस्प्यूट का सल्यूशन निकालेगी। यानी कि मैं, मेरा एडवोकेट, डुग्गू, डुग्गू का एडवोकेट, हम लोग चारों बैठे एक टेबल पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पूरे प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन हो सकता है और हम इस चीज को कैसे पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग सेटलमेंट रीच कर पाए, बहुत अच्छी चीज है। अगर पीसफुल सेटलमेंट नहीं कर पाए, तो ये लॉयर और ये लॉयर्स अब कोर्ट में आके हम दोनों के बिहाफ पे फाइट करेंगे, जैसा नॉर्मल कोर्ट्स में होता है। मोस्टली इस प्रोसेस को यूज किया जाता है इन बिजनेसेस, यानी कि जब दो बिजनेसेस में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है, तो शायद आपका यहाँ पे हमको पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाना है। फिर से हमको कंक्लूजन की तरफ नहीं जाना है कि किस तरह से हम केस को सॉल्व कर दें या किस तरह से जजमेंट आ जाए। हमारा अप्रोच बिल्कुल भी जजमेंट लेने का नहीं है। हम मैटर को इजीली सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था ईएमआई वाला, तो ईएमआई इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि दोनों पार्टीज खुश हो जाएं और दोनों पार्टीज सेटिस्फैक्टरीली घर चली जाएं। तो यही चीज को यहाँ पे किया जाएगा। अब तुम लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करो जो कि कल आने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर का सीएलए हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उस एक सिंगल लेक्चर में।